मैं आप सभी का सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित इस डिस्कशन प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो श्री के नाम से भी जाना जाता है, वह गंगा कोसी महानंदा रिवर बेसिन की गोद में अवस्थित खूबसूरत शहर पूर्णिया में लोकेटेड है। यह संस्थान सब हिमालयन क्षेत्र में शोध, विचार विमर्श, शिक्षा और समाज एवं लोगों के भलाई के लिए समर्पित है। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट का शुरुआत 2018 के दिसंबर में हुआ था। कोरोना महामारी के दंश के बावजूद श्री ने तब से लेकर अब तक कई सराहनीय कार्य किए हैं। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूर्णिया, सीमांचल और सब हिमालयन क्षेत्र के विकास के मुद्दे को उठाने के लिए जनहित की बात नाम से एक लोकप्रिय कार्यक्रम का शुरुआत किया है, जिसमें वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा और भूतपूर्व सांसद श्री उदय सिंह सरीखे लोगों ने भाग लिया है। पूर्णिया और आसपास के मक्का के किसानों के लिए बिना किसी ग्रांट के अपने बलबूते सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मेज ड्रायर इक्विपमेंट का विकास करने का प्रयास किया है। सब हिमालयन इलाके में शोध को बढ़ावा देने के लिए श्री ने इस क्षेत्र पर काम कर रहे शोधार्थियों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए रिसर्च एफिलिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑलरेडी कई राष्ट्रीय और दूसरे देशों से, जैसे कि फ्रेंच स्कॉलर्स इत्यादि, ने इस रूप में संस्थान से जुड़ने के लिए अपना आवेदन दिया है। अगले महीने यानी कि दिसंबर 2021 के पहले और दूसरे सप्ताह में रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, एक बिल्कुल ही फ्री कोर्स का आयोजन भी हो रहा है, जिसके लिए श्री ने देश विदेश के नामचीन यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर्स का आवेदन पाया है, जिसमें कि ढाका यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, नॉर्थ चैप्टर यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, एएमयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे सरीखों विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर्स के आवेदन आए हैं। फरवरी 2022 में पूर्णिया में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सब हिमालयन लिटरेरी फेस्टिवल आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट निकट काल में मेज ड्रायर इक्विपमेंट के तरह ही इस इलाके के मखाना किसानों के लिए भी एक इक्विपमेंट तैयार करने पर विचार कर रहा है। इन सभी चीज़ों के अलावा निकट भविष्य में श्री और भी सेमिनार, वेबिनार, मेमोरियल लेक्चर, डिस्कशन एवं ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा है। अब मैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में हाइलाइट्स देना चाहूँगा। इस संध्या के डिस्कशन प्रोग्राम का टॉपिक पंचायती राज एंड डेवलपमेंट ऑफ सीमांचल, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है। आज के सभा के सभापति डॉक्टर मनिंद्र नाथ ठाकुर जी हैं। इस संगोष्ठी में 3 मुख्य स्पीकर्स हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी, श्री आनंद भारती जी और श्री आदित्य केजरीवाल जी। परिचर्चा की शुरुआत भारती जी करेंगे और उसके बाद केजरीवाल जी अपना मंतव्य रखेंगे। इन दोनों वक्ताओं के बोलने के उपरांत डॉक्टर प्राण आज के विषय वस्तु पर अपने विचारों और अनुभवों से हमें रूबरू कराएंगे। तदुपरांत क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा जो श्री राजेश जी मॉडरेट करेंगे। इसके बाद अन्य पैनलिस्ट अपने विचार रखेंगे। सभा का अंत अध्यक्षीय भाषण और वोट ऑफ थैंक्स से होगा। अब मैं आज के मुख्य स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इस सभा के पहले स्पीकर श्री आनंद भारती जी एक सोशल एक्टिविस्ट और सफल लॉयर हैं। भारती जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। ये पढ़ने, पढ़ाने और लिखने में काफ़ी रुचि रखते हैं। वर्तमान में आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्णिया जिले के उपाध्यक्ष हैं। इस शहर के वासिंदे और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच काफ़ी सक्रिय रहने के कारण भारती जी हम लोगों को आज के विषय वस्तु पर काफ़ी लोकल इनपुट से रूबरू करा पाएंगे। इस संगोष्ठी के दूसरे स्पीकर श्री आदित्य केजरीवाल जी हैं, जो एक सफल उद्यमी, शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वर्तमान में केजरीवाल जी राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं और जमीनी स्तर पर लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं। हम लोगों का आशा है कि आज हम आदित्य केजरीवाल जी से सीमांचल इलाके में पंचायती राज पर इनके लोकल अनुभव को जान पाएंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण पंचायती राज व्यवस्था पर देश के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। भूतकाल में ये नेहरू युवा केंद्र के नेशनल डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। प्राण साहब ने अब तक पंचायती राज व्यवस्था पर लगभग 18 किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा इनके लेख कई रेप्यूटेड जर्नल, मैगजीन और अखबारों में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। वर्तमान में प्राण साहब मास लेबर पर तीसरी सरकार अभियान
की सफलता से संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर प्राण साहब ने अपनी पूरी जिंदगी पंचायती राज व्यवस्था से आम लोगों तक फायदा पहुंचाने और इस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि संयोग से ही किसी विषय वस्तु पर ऐसे एक्सपर्ट को सुनने का मौका मिलता है। इसके अलावा आज योगेश आंडली जी भी एक पैनलिस्ट के रूप में मौजूद हैं, जो IIT दिल्ली से हैं और IT सेक्टर में उन्होंने काफ़ी काम किया है। स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप और व्हील्स के बोर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट के बोर्ड में हैं वो। फिक्की से भी वो काफ़ी जुड़े रहे हैं। फिक्की के मिलेनियम अलायंस प्रोग्राम के एडवाइजर हैं और CSR फंडिंग में उन्होंने कई NGOs और कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी मदद किया है। आपका भी स्वागत है सर। मिशन समृद्धि से आप जुड़े हुए हैं। मैं आज के सभी मुख्य स्पीकर्स, सभापति जी और जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और मैं सभापति जी डॉक्टर मनीन्द्र नाथ ठाकुर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंच का संचालन वो अपने हाथ में ले। धन्यवाद रमन जी। और रमन जी ने बहुत ही संक्षिप्त में श्री के कार्यों के बारे में बताया। आज का जो यह विषय है, जो पंचायती राज, और ऐसे समय में अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं जब हमारे चारों तरफ पूरे बिहार में पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव चल रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सर, जब हम पंचायत और गांव की ओर जाते हैं तो खासकर यह जो सीमांचल का हमारा इलाका है, सीमांचल का इलाका आप सभी जानते हैं कि जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज का जो इलाका है, इसी को भी हम लेके चलते हैं जो सीमांचल का। वैसे तो ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, लेकिन सीमा पे रहने के कारण इसे सीमांचल कहा जाने लगा कालांतर में। तो इसमें वस्तुतः मैं बताऊं तो पूर्णिया में जो है पंचायतों की संख्या 246 है और लगभग 1126 गांव हैं। कटिहार में जैसे 238 पंचायत हैं और गांव की संख्या 1547 है। अररिया में 218 पंचायत हैं और गांव की संख्या 751 है। जबकि किशनगंज में सर पंचायत 126 है और गांव की संख्या 703 है। ये एक आंकड़े के लिए कहा है जिसकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है समय के साथ। तो जब सर इन क्षेत्रों में जाना होता है और जब मूल्यांकन करता हूं कि क्या पंचायती राज व्यवस्था से इन सभी क्षेत्रों में क्या आधारभूत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो ऑब्वियसली उत्तर सकारात्मक भी आता है और नकारात्मक भी आता है। जब मैं देखता हूं कि आजादी के ये 75 वर्ष के बाद, हम लोग आजादी के 75 वर्ष को आज पूरे भारत में अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं, तो जब इन क्षेत्रों में दौरा करते हैं, जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पंचायत घूमते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है। जहां कच्ची सड़कें थी वहां बड़ी बड़ी सड़कें भी बनी है, बड़े बड़े पुल पुलियों का भी निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से पुल का और सड़क का जाल कुछ क्षेत्रों में बिछा है जो अभी हम देख पा रहे हैं। और कई सारी योजनाएं हैं जो अभी जो मुख्य रूप से घर घर नल जल की जो योजना चल रही है, अब कितना सफल है कितना असफल है ये बहस का विषय होगा और उस पर समीक्षाएं होंगी। लेकिन जो अभी दिखता है कि इस रूप में थोड़ा सा विकास हुआ है। पंचायती राज को लेकर जो एक बड़ा बदलाव है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, प्रदेश है जो सबसे पहले महिलाओं की 50% भागीदारी को सुनिश्चित किया है पंचायती राज के खास करके चुनाव में। और यदि आंकड़ों पर जाए तो यह आंकड़ा महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वह मुझे लगता है कि आंकड़ा 52% तक का है। कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या सरकार का जो ग्रामीण विकास का मंत्रालय है उसके लेकर जो पंचायत में चल रही है, चाहे वो मनरेगा के तहत चल रहा हो, चाहे जल जीवन हरियाली के तहत चल रहा हो या 7 निश्चय के तहत चल रहा हो, जब उन योजनाओं को देखते हैं तो योजनाओं पे काम तो हुआ है, योजना पे काम तो चल रहा है। मैंने एक कंक्लूजन के रूप में अगर इस रूप में अभी हम कहें कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो मैं जो बात अभी कुछ बिंदु रखा हूं उसमें कुछ बातें सर आभासी है, स्यूडो है और कुछ वास्तविक है। आभासी एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे महिला सशक्तिकरण की बात दिखाया मैंने, कहा मैंने 50% महिला को मौका मिला है। बिहार एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है और 52% तक महिलाओं का सर प्रतिनिधित्व है पंचायतों में। लेकिन क्या वास्तविक रूप से ऐसा है? तो आप जब देखेंगे तो वो जो आप सुनते हैं ना, MP तो होते हैं सर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन हम लोग के यहाँ एमपी मतलब मुखिया पति कहते हैं। तो क्या है, बहुत जगह जब हम लोग जाते हैं घूमते हैं तो जो उनके पुरुष मानसिकता जो है, पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता आज कहीं ना कहीं वो हावी है और कहीं ना कहीं रिमोट की तरह वो इसको कंट्रोल करते हैं। और महिलाएं एक कानून के तहत निश्चित रूप से उनको प्रतिनिधित्व तो मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं अभी संभवतः जो इन क्षेत्र में जीत कर आती हैं, चुनाव जीत के आती हैं, वो उन योजनाओं को उतने बेहतर ढंग से या इन व्यवस्थाओं को, पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको उतने बेहतर ढंग से संजीदगी के साथ नहीं समझ पाती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग उनके पीछे रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं, जो कि दिखता है। खैर, ऐसे कई क्षेत्र हैं सर जो हमारे यहाँ सीमांचल में, जो जब हम लोग घूमते हैं क्षेत्रों में तो कई ऐसे, जैसा कि अभी रमन सर बता रहे थे कि कुछ चीजें लेके श्री संस्था जो है वो काम भी कर रही है, मक्का के विषय में बता रहे थे वो। इससे संबंधित और भी कई सारी समस्या है, जिसमें कि पंचायती मतलब राज्य सरकार का पंचायती राज की नीतियों में प्रमुख रूप से और कार्यान्वयन में जो सर विसंगति है और संसाधन एवं अर्थ की जो व्यवस्था उपलब्ध है उसे पर्याप्त रूप से बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो विषय है सर पंचायत को लेकर वो है ग्राम सभा को मजबूत करना। सभा की बैठकें होनी चाहिए पंचायतों के अंदर, प्रैक्टिकल रूप से होनी चाहिए, आभासी रूप से नहीं होना चाहिए, स्टूडियो रूप से नहीं होना चाहिए, वास्तविक रूप से होना चाहिए। और वहां बैठे हुए लोग पंचायत में बैठकर योजनाओं को सेलेक्ट करें, प्रायोरिटी के हिसाब से योजनाएं बनाएं, उसका निगरानी करें। हमारी योजनाएं बन जाती है। मैंने कहा कि सड़कें बनी है, आप जब आज बिहार के गांव में जाएंगे, सीमांचल के गांव में जाएंगे तो आपको सड़कें दिखेंगी, लेकिन वो सड़कें टूटी भी है, फिर आगे उसका रखरखाव कौन करेगा? तो ग्राम सभा को इसके तहत यूज नहीं किया जाए, ग्राम सभा में उन चीजों को कार्यान्वयन करने की उसको शक्ति मिले, निगरानी करने की शक्ति मिली, नौकरशाह जो हैं उनके साथ समन्वय स्थापित हो। सबसे बड़ा विषय वो है कि जो हमारे नौकरशाह हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके साथ निर्वाचित पदाधिकारी का समन्वय बहुत ही आवश्यक है। और यह समन्वय नहीं होने के कारण विकास की योजनाएं काफी बाधित हो रही है। अंत में मैं इतना ही सर कहूंगा कि जो पंचायत को वित्तीय स्वायत्तता और निर्भरता प्राप्त होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। जब पंचायत को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, और जो इसके लिए जो प्रभावी मशीनरी है वो काम करेगा। ग्राम सभा हमारा ज्यादा स्वायत्त होना चाहिए, उसको अधिकार मिलने चाहिए, वो कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को बुला सके और कार्यान्वित नहीं होने पर उसको दंडित करने का भी उसको अधिकार रहे। तो ऐसे जब एक साथ, तो भागीदारी, जो पंचायती राज व्यवस्था की जो संकल्पना थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और आम जनों की जो भागीदारी सुनिश्चित हो सके, प्रैक्टिकली मतलब कि जो दिख सके, तो वो तभी हो सकता है जब ग्राम सभा को हम मजबूत करेंगे, पंचायत समिति को मजबूत करेंगे, और ब्लॉक लेवल पर और ग्राम सभा लेवल पर और जिला परिषद लेवल पर जब हम इन चीजों को कर पाएंगे, तो जो योजनाएं निकल के आएंगी क्षेत्र से, उस सुदूर गांव की जब योजनाएं आएंगी जिला तक, जिला योजना में जब जाएंगी वो योजनाएं, और उसमें बहुत हस्तक्षेप स्थानीय प्रतिनिधियों का कम से कम हो, जो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद माननीय हो या विधायक हो, बल्कि उनका हो प्रतिनिधित्व, उनका हस्तक्षेप हो, जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो वहां के जिला परिषद के सदस्य हैं, तो वो जो योजना लाएंगे, जो गांव से उठ के आएगा जिला योजना तक, तो फिर उस पर प्रभावी रूप से सर काम हो सकेगा। मुझे लगता है कई मुद्दे आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए, और 3 भागों में यदि हम बांटे तो एक तो आपने बात की कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसमें जो पंचायत का रोल है उसको हमें मजबूत करना चाहिए, भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, आम सभा को मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात आपने की कि जो इकोनॉमिक लेवल पे हमारा इमेजिनेशन है, जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो हमारी समझ है, वो यदि गाँव से उठ के प्लानिंग तक जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात आपने की कि ग्रामीण लेवल पे यदि हम आर्थिक स्वायत्तता और देते हैं पंचायती राज को, तो जो वेलफेयर मैकेनिज्म है वो भी और सुदृढ़ हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि 2 महत्वपूर्ण बातें, एक तो आपने कही कि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए, पंचायतों का ग्रेडिंग होना चाहिए, उनका उनका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, और हो सके तो वो सोशल अकाउंटिंग जो है उसके साथ होना चाहिए। अब प्राण साहब के पहले हम चाहेंगे कि आदित्य जी इस बात पर हमें और बताएं कि सीमांचल में खास तौर पे पंचायती राज कैसे काम कर रही है, क्या समस्याएं हैं,
और उसमें क्या हो सकता है, क्या उसका योगदान, क्या चैलेंजेस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं पंचायती राज के साथ सीमांचल। जो ये सरपंच वाली जो व्यवस्था है इसको मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जो है कि 2 वकील जो है उनको दिया जाए, तो वो भी सरकार को चाहिए कि वो उनको दें, और जिससे कि जो भी छोटा मोटा जो भी ये चीज़ है उसका निपटारा जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पे ही जो है वो हो जाए। निसंदेह जो है मतलब बहुत सी व्यवस्था हुई हैं 60 साल पहले जब ये लागू हुआ था, उस समय से अभी तक के सफर को अगर हम लोग देखते हैं, लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि वित्तीय जो मतलब कौन घोटाला है ना, उस चीज़ों को और ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग देखें इस चीज़ों को कि कैसे किस मद में क्या पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू अंकित जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। मुझे लगता है कि ये आवाज़ बार बार आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए इन पंचायतों का, वित्तीय अधिकार इनके पास होना चाहिए। और जो बात आपने सबसे शुरू में कही कि सरपंच के जो अधिकार हैं उनको लेके कैसे आप काम करेंगे, एक्चुअली मुझे लगता है ये जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था उसमें ये बात थी कि एक मीडिएशन का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड में है जहाँ की अपराध हो रहा है या लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है। और पहले पंचायत काफ़ी मीडिएशन किया भी करता था। पंच परमेश्वर जैसे जो कहानियाँ हैं वो बताती हैं कि हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम सचमुच बहुत मजबूत था। मेरे पास कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें हरियाणा में पंचायत ने बहुत बड़े झगड़े को रिजॉल्व कर दिया और लोगों को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शायद उस तरह की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है सरपंचों के लिए जो कर सकें मीडिएशन अपने समाज में। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी की बात आपने की और वो जो एक तरह से न्यूट्रलिटी की बात की कि जब चुनाव होता है तो कोई सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है, लेकिन उसके बाद संपूर्ण गांव के लिए आप काम कर सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। इसकी भी शायद ज़रूरत रिप्रेजेंटेटिव लोगों को है, और शायद उसके लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि अपने सिटीजनशिप राइट्स को कैसे क्लेम करें, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कैसे अपने काम को सही ढंग से कर सकें डेमोक्रेटिक फ्रेम के अंदर। यही इस बात को निर्धारित करेगा कि पंचायती राज आगे कैसे काम कर पाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, कोई 6-7 साल पहले, स्वीडन का एक स्टूडेंट था, एक्सेल सैंड्रोम। इसने पूर्णिया के कटिहार के 2 गांवों का अध्ययन किया था महिलाओं को लेकर कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो पेपर मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसका कहना था कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है पुरुष से महिलाओं को, ये मैटर ऑफ टाइम है। 2, 4, 5 साल 10 साल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं इससे काफ़ी एम्पावर्ड हो जाएंगी। और उसने बहुत सारी महिलाओं से इंटरेक्ट किया था, लोकल एक्टिविस्ट लोगों को लेकर और लोकल इंटरप्रेटर्स को लेकर। करीब 1 महीना वो पूर्णिया और कटिहार में घूम के उसने काम किया था। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी जो वरी है कि पंचायत मुखिया पति और सरपंच पति और प्रमुख पति होता है, वो भी टेम्पररी वरी भी हो सकता है। अब इस बारे में प्राण जी हम लोग को ज़्यादा बताएंगे, उनका, और योगेश जी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा वाइड है पूरे हिंदुस्तान का। बिहार का पंचायती राज का जो ढांचा है वो उत्तर भारत के राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आइए उसको समझने की कोशिश करें। अगर उसकी तुलना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जिसको आप बहुत अच्छा कह गए, या उत्तराखंड ले लीजिए, इन सबको ले लीजिए, तब वो चीजें समझ में आएंगी। मध्य प्रदेश की स्थिति एकदम अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1995 में जो दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी, तो ग्राम स्वराज अभियान के रूप में जो 2001 में उन्होंने शुरू किया था 2000 में, उससे वहां पर एक नई ऊर्जा खड़ी हुई थी। ये अलग बात है कि बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन कुछ बहुत अच्छे प्रयोग हो गए थे वहां पर मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊर्जा और जिसके प्रभाव अभी भी देखे जा सकते हैं। बिहार देश का वो पहला राज्य है
जिसकी चर्चा आप कह रहे थे, ग्राम कचहरी के रूप में, जिसने उस न्याय परंपरा को अभी भी सुरक्षित रखा है पंचायत। वैसे तो अधिनियम में 9 राज्य हैं, 9 राज्य आज भी बचे हैं जहां पर न्याय पंचायतों के प्रावधान मौजूद हैं। उसमें आप जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 2 साल पहले खत्म कर दिया गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार। लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश भी है, जहां बहुत एक्टिव तरीके से ये व्यवस्था लागू है, वो आपकी बिहार है। क्यों लागू है? बाकी जगहों पर यह था कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे उसमें से न्याय पंचायत के पंच जाएंगे और वहां सरपंच चुने जाएंगे और उसके आधार पर जाकर के वहां न्याय पंचायतें काम करेंगे। आपके यहाँ ऐसा नहीं था। आपके यहाँ ये तय कर दिया गया शुरुआती दौर में, जो सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई गई, कि जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम कचहरी का भी चुनाव कराएगा। ये अद्भुत प्रयोग था और उसी का कारण है कि बिहार में आज तक ग्राम कचहरियां भी गठित होती चली गई। आपको पता है, बिहार की ग्राम कचहरी को इंडियन पेनल कोड की 40 धाराओं के झगड़े विवाद सुनने के अधिकार है, 40 धाराओं, और बहुत साफ उसमें कहा गया है कि इन 40 धाराओं में जो भी विवाद होगा वो विवाद न तो थाने जाएगा न मुंसब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा। अगर थाने में जाता है या मुंसब मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है तो उसे ग्राम कचहरी को वापस कर। दूसरा, उस व्यवस्था का दूसरा पक्ष जो है, बाकायदा उसकी धारा 99 बहुत साफ कहती है आपके अधिनियम की। वो ये कहती है कि जो ग्राम कचहरी है, जो उसकी जो न्यायपीठ बनेगी, 5 लोगों की न्यायपीठें बनती है, सरपंच की और 4 पंच की, वो न्यायपीठें बनती है। और जो 4 पंच होते हैं उसमें से 2 पंच तो सरपंच नामित करेगा, लेकिन 2 पंच जो होंगे वो 2 पंच जो हैं, एक वादी चुनेगा, एक प्रतिवादी चुनेगा। वो कहेगा मेरी तरफ से ये पंच है, पंच उन्हीं पंचों में, जो पंच वहां चुने उन्हीं में कहेगा ये मेरी तरफ से पंच होंगे, वो मेरी तरफ से पंच, पंच परमेश्वर की जिस परंपरा की बात कर रहे हैं। तो ये 5 पंचों की पीठ बनती है आपके यहाँ, और उस पीठ को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है अधिनियम में, विशेषाधिकार दिया गया है, कहा गया है कि इसका पहली जिम्मेदारी होगी कि ये लोगों के बीच समझौता कराने की कोशिश करें, और उस समझौता कराने के लिए कि ये सुलझ जाए, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया विधि सम्मत। वो कोई भी प्रयोग कर सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है जो विधि सम्मत। बस इतना है कि विधि के विरुद्ध आप नहीं जाएंगे, कोई भी प्रयास कर सकती है। अर्थात प्राथमिकता ये है कि उसमें ये होना चाहिए। और कहता अगर ये नहीं हुई तब आप कार्यवाही शुरू करें, तब न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अर्थात तब बहस होगी, फिर वो होगा। और जिस वकील की आप बात कर रहे हैं, न्याय पंचायत ग्राम कचहरी में वकील नहीं होता, वो न्याय मित्र होता है। उसको वकील के रूप में नहीं रखा जाता। जिस वकील को कुछ मान दे देकर नामित किया जाता है वो न्याय मित्र होता है। उसका काम है कि कैसे सलाह देना, पहली चीज कैसे समझौता हो सके, दूसरा ये देना कि अगर कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है तो वही बताता है दोनों पक्षों को कि जो को ये कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको ये सजा हो सकती है, आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सरपंच को इतनी सारी जानकारियां नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सरपंच को कानूनी सलाह दे, कानूनी रूप से एडवाइस करे। वो वकील के रूप में किसी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता और वहां वकील की आवश्यकता भी नहीं है। तो वो तो बिल्कुल एकदम लोगों की वो है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे अध्ययन आए हैं, आप में से पता नहीं कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, जो ग्राम कचहरियों को लेकर जो अध्ययन हुए, समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए, और उन अध्ययनों में ये साफ साफ दिखाया गया है कि गांव में जितने विवाद हो रहे हैं उसमें से 90% विवाद जो है वो समझौते द्वारा पंचायतें खत्म करा रही है, जो वो ग्राम कचहरियां खत्म कर रही है। और 10% जिन पर वो जजमेंट न्यायिक प्रक्रिया में ले जाते हैं और उसमें जुर्माना लगाती है ग्राम कचहरी। जुर्माने में भी मतलब 10 अगर है तो 7% जो है लोग स्वीकार कर लेते हैं, जुर्माना भर देते हैं, जो सजा होती है उसको मान लेते हैं। 3% लोग होते हैं जो ऊपर की कचहरियों में जाते हैं, अर्थात मुंसब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं।
आप उठा के देख लीजिए अब तक की समीक्षाएं, उसमें यही आया है, रिसर्च यही आया है कि जो ऊपर के जजमेंट होते हैं उसमें भी 90% जजमेंट वही होता है जो ग्राम कचहरी तय होता है, उसी को वो करते हैं। ये लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मैं तो बहुत अध्ययन करने गया, कई सालों से मैं जा करके बिहार के गांवों में घूम घूम के ग्राम कचहरी का अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरे ऐसे मित्र जो कभी मिनिस्टर होते थे, जो कभी जब मुझे ट्रेन पर मिल जाते थे जाते समय, कहाँ गए थे प्राण साहब, मैंने कहा आपके ग्राम कचहरी का अध्ययन करने। अरे मेरे बिहार में ग्राम कचहरी भी है, अच्छा ऐसा है ग्राम कचहरी, जो बहुत वरिष्ठतम पॉलिटिशियन आपके राज्य के हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता जो अभी मैं कह रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें जमीनी स्तर पे है। दूसरी तरफ अभी जो आप कह रहे थे ना कि ये सारी चीजें नीचे सत्ता कैसे विकेंद्रित हो, अभी 2017 में आपके एक्ट में एक बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है। ये किया गया है कि ग्राम सभा, जिससे आप वार्ड कहते हैं, वार्ड सभा बनाई गई है आपके यहाँ, वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है कि हर वार्ड के सारे मतदाता में कुछ लोगों को चुनेंगे, वार्ड सभा बनेगी, और जो वार्ड मेंबर है वही उसकी अध्यक्षता करेगा। सिर्फ वार्ड सभा ही नहीं बनाई गई, बल्कि उन्होंने किया है वार्ड स्तरीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति, जिसे प्रशासनिक और वित्तीय पावर दिया गया है। इसको लेकर मुखिया संघ ने बड़ा आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट तक उसने मुकदमे लड़े थे आपके राज्य के मुखिया संघ ने, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पक्ष में निर्णय दिया था, और वो आज की तारीख में लागू है वार्ड में। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, कभी इस पर डिटेल में, लेकिन अभी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये सारी व्यवस्था के पीछे अगर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, जिनके लिए बनाया गया है, उन तक ये चीजें नहीं पहुंचाई जा सकेगी, उनकी भागीदारी को ठीक से नहीं तय किया जा सकेगा, तो ये सारी व्यवस्था जो है वो फिर बेकार जाएगी। और ये काम सरकारें कम करती हैं, ये काम सामाजिक संस्थाएं और समाज के लोगों की जिम्मेदारी पहली होती है। आज तीसरी सरकार अभियान जो हम लोग एक लोक अभियान के रूप में चला रहे हैं, उसके पीछे की मंशा ये है। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ। जो मैंने कहा था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना 14वें वित्त आयोग से, ये वित्त आयोग भारत सरकार के वित्त आयोग से 2 लाख करोड़ रुपया 14वें वित्त आयोग में ये तय किया गया था कि ये पैसा सीधे ग्राम पंचायतों पे जाएगा, अनटाइड फंड होगा 2 लाख करोड़ रुपया। और 15वें वित्त आयोग में भी उससे कुछ परसेंटेज बढ़ा है कि ये पैसा जाएगा और वहां पर गांव खुद अपनी योजना बनाएगा, अर्थात गांव के लोग बैठ करके वार्ड के स्तर पर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे, उसकी बाकायदा गाइडलाइन है, समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे और चिन्हीकरण के बाद उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर ग्राम पंचायत उसकी एक सूची बनाएगी, फिर ग्राम सभा बैठेगी, ग्राम सभा में उसकी प्रायोरिटी तय की जाएगी, प्रायोरिटी तय होने के बाद उसके आधार पर टेक्निकल टीम बैठेगी और नियोजन समिति बनेगी, और वो नियोजन समिति जाकर के प्लान बनाएगी, और वो प्लान फिर से ग्राम सभा में जाएगा और ग्राम सभा उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। ग्राम सभा उस गांव के प्लान को स्वीकार करेगी, उसका नाम है ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी कहते हैं, और उसकी मोहर अंतिम मोहर होगी। उसको देश की कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, कोई किसी को अधिकार नहीं है। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है भारत की पार्लियामेंट को भी, तो वो ग्राम सभा से ही रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि ग्राम सभा वहां पर एक पार्लियामेंट के रूप में उस निर्णय को लेगी, योजना को बनाएगी। लेकिन जमीन पर क्या है, हम में से ही तमाम लोगों को नहीं पता है, नहीं जानते अभी, कहीं भी ये नहीं। और हर गांव को करोड़ों रुपए मिले हैं इस बात में। 5 साल बीत गए, प्लान भी बने, प्लान इंप्लीमेंट भी हो गया, अब तो वेबसाइट बन गई है, चले जाइए, हर गांव का दिखाई पड़ेगा कितनी सड़क बनी, लेकिन बने कहाँ? सिर्फ सड़कें बनी, नालियां बनी। मानव विकास और सामाजिक विकास जो पंचायत के 29 सब्जेक्ट का 2/3 पार्ट है, उस पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि गांव वालों से कुछ पूछा ही नहीं गया। जहां ठेकेदारी हो सकती थी, कमीशन खोरी हो सकती थी, वही काम उसमें लिए गए। सेक्रेटरी और मुखिया ने बैठ करके, मुखिया को जैसे सेक्रेटरी ने समझा दिया, बन गया, ऊपर मुहर लग गई, डीएम साहब का आदेश आ गया। गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अगर वो नहीं होगा, नीचे तक कौन ले जाएगा? क्या सिर्फ सरकारों के बल पर सोचेंगे या समाज की? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पंचायत की आपके यहाँ कमेटियां, 6 कमेटियां हैं, कमेटियां ही इम्प्लीमेंटेशन का काम कर। फिर एक बार याद दिलाएं, ग्राम मुखिया या ग्राम प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ये नहीं कि ऊपर से नहीं, मतलब जो अधिकार मिला है उस अधिकार में भी उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है, सारा अधिकार ग्राम पंचायत को है।
सारे अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। और ग्राम पंचायत का मतलब मुखिया अकेले नहीं होता, ग्राम पंचायत का मतलब सारे मेंबर्स और मुखिया मिला करके होता है। पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उसको संवैधानिक संस्था के रूप में खड़ा करने की जिम्मेदारी या उसके लिए उस तरह के लोग खड़े करने की जिम्मेदारी समाज की भी जिम्मेदारी है, और वो हम लोगों को निभाना होगा, तभी सच्चा पंचायती राज लौट करके आएगा। बहुत बहुत बढ़िया प्रधान साहब, आपने जो दो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि पंचायत के इतिहास को देखा जाए तो दो एस्पेक्ट इसमें हैं। एक तो एस्पेक्ट है जो इसका सामाजिक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। तो ओरिजिनली पंचायत जो है वो सामाजिक संस्था के रूप में थी, और इसको धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप किया गया, और ग्रेजुअली ये मेरे ख्याल से एक डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में आ गया। जो चीज़ें पॉलिसीज़ बनी उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो एक ऑर्डर चला गया, आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बहुत सही बात आपने कहा कि जो डेमोक्रेसी नीचे से जानी थी, जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात थी, वो कहीं खो गई, और जो नॉन पार्टी डेमोक्रेसी की बात गांधी या जयप्रकाश करते थे, शायद वो पंचायती राज के साथ संभव होता। जो तीसरी सरकार आप कह रहे हैं, वैसी किसी सरकार की कल्पना कर सकते तो हमारी व्यवस्था आज से बेहतर भी हो सकती थी, और इस पर विमर्श करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अनुरोध करूंगा योगेश जी से, यदि वो 3-4 मिनट कुछ कह सकें, फिर हम एक सवाल जवाब का सिलसिला लेंगे। मैं आप लोगों को सूचित करूं कि इस ऑडियंस में बहुत से लोग हैं जो पूर्णिया से नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान से हैं। मैं देख पा रहा हूं कि दिल्ली से बहुत से लोग हैं, कई प्रोफेसर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, कई रिसर्चर्स हैं मैं देख पा रहा हूं जिन्होंने पंचायत पे काम भी किया है। ये बड़ा बहुत ही एजुकेटेड ऑडियंस है। हम बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, अच्छा खासा डिबेट होने की संभावना है। इसीलिए मैं योगेश जी से अनुरोध करूंगा कि महत्वपूर्ण बातें 2-4 करें, फिर हम लोग वापस सवालों पे आएंगे। जी मैं इस एक और बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर। पिछले दिनों हम लोग संविधान के बारे में बात कर रहे थे, 26 नवंबर को संविधान दिवस आने वाला है। हम संविधान को या राष्ट्र को, संविधान को विशेषकर एक बहुत दूर की कंसेप्चुअल चीज मानते हैं, ऐसा हमें महसूस हुआ है। और इसमें मुझे लगता है कि एक आवश्यकता है एक सार्थक पहल करने की कि संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक जो है, संविधान क्या है मेरे लिए, मेरे परिवार में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेरे समाज में, मेरे सेक्टर में, मेरे रेजिडेंट एसोसिएशन में संविधान का क्या रोल है, हम कैसे नागरिक बनते हैं, इसके ऊपर भी एक पहल करने की आवश्यकता समाज को। और मैं इतनी ही बात कहूँगा, एक ही लाइन कहूँगा, जैसे प्राण जी ने कहा कि पूरे पंचायती राज को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को या पंचायती राज को लोगों तक ले जाने के लिए एक सामाजिक पहल की आवश्यकता है। उसी तरह से संविधान, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक दायित्वों, इन सबको भी समाज तक ले जाने के लिए एक सार्थक पहल करने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन था सर, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग अपने स्थानीय सरकार के बारे में नहीं जानते थे। तो कुछ जो सवाल आए हुए हैं ऑडियंस से पूरे डिस्कशन के दौरान, मैं बारी बारी से सबको पढ़ते जाता हूँ, और एक्सपर्ट्स खासकर चंद्रशेखर प्राण साहब से अनुरोध है कि सबका जिज्ञासा सबकी शांत करें। पंचायती राज के बारे में है कि क्या हमारे सामाजिक ताने बानों को पंचायती राज कानून आने के बाद से कुछ क्षति पहुंची है? क्या इससे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म जैसी चीज़ें बढ़ी हैं? क्या क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं लोकल, वो कुछ एम्पावर हुए हैं इससे? क्या इसके बारे में आपको क्या मालूम? एक तो कास्टिज्म कम्युनलिज्म के बढ़ने के बाद, क्रिमिनल्स को के एम्पावर हो जाने के बाद जनता के साथ साथ फिर हम लोग रूरल कैसे अपने पंचायत को अकाउंटेबल बना सकते हैं,
कैसे क्या पंचायत जो है सो आरटीआई के अंदर कवर्ड है, जो मेजर स्कीम्स जो अभी फिलहाल पंचायत बिहार में देखती हैं या पूरे देश भर में देख रही हैं उनके बारे में। फिर अच्छा, फिर एक नीलेश जी का वक्तव्य है कि ज्यादा लेयर ऑफ गवर्नमेंट से क्या नागरिक अधिकार की क्षति होती है या लोकल गवर्नमेंट से, और क्या हमारे ऊपर मतलब हमारे फ्रीडम पे अंकुश लगता है, कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब बातों पर फिर आगे और भी सवाल है सर, कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। जो पहला है सामाजिक ताने बाने का टूटना। मैं जयप्रकाश नारायण जी का एक आपको संदर्भ देना चाहूंगा। जिस समय पंडित नेहरू का पंचायती राज इस देश में शुरू हुआ था, 1962 के आसपास की बात है, 61-62 की, राजस्थान का ही एक कार्यक्रम था जिसमें जयप्रकाश जी ने लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, उन्होंने 3 चीजें कही थी पंचायती राज के लिए। कहा था कि पंडित जी ऐसे पंचायती राज जमीन पे नहीं उतरेगा, उसके लिए 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, जयप्रकाश जी ने कहा था कि इस पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे, पूरी तरह से संविधान की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, अनुच्छेद 40 से निकाल करके सीधे संविधान की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। दूसरा, जो आप लोग कह रहे थे कि इसको वित्तीय स्वायत्तता देनी, ये जयप्रकाश जी की डिमांड थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिस पर आपने सवाल था, उन्होंने कहा कि बहुमत आधारित चुनाव पद्धति के आधार पर अगर पंचायतों के चुनाव हुए, ये जयप्रकाश जी के शब्द हैं, बहुमत आधारित चुनाव पद्धति पर जैसे एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, अगर उस तरह ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए तो जातियों और वर्गों में बटा हुआ भारत का गांव समाज नष्ट हो जाएगा। ये जयप्रकाश जी का कथन था, बहुत सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा, और जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का गांव समाज, जेपी ने और भी कहा था कि भारत का गांव समाज दुनिया के गांव समाज से अलग है, ये एक सामुदायिक समाज है, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी। दूसरा शब्द दिया था कि सेंद्रिक समाज है। सेंद्रिक समाज वो है जिस समाज को एक आकार दिया जा सकता है, ये बालू का ढेर नहीं है, ये समाज के जो लोग हैं बालू का ढेर नहीं है। जेपी ने कहा था कि जो कभी जुड़ती ही नहीं, बालू का एक कण दूसरे कण के साथ नहीं जुड़ता। वो कहते थे ये मिट्टी का वो कण है जो थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, प्यार की नमी, सद्विचारों की नमी, सद संबंधों की नमी, तो ये जुड़ जाता है और फिर इसको कोई आकार दे देती है आप। ये सेंद्रिक समाज है जो एक आकार ले लेता है बालू का ढेर। और इस समाज को तोड़ करके ये जो बहुमत आधारित चुनाव पद्धति है, ये असेंद्रिक समाज के अनुकूल होती है, सेंद्रिक समाज के अनुकूल नहीं। और परिणाम आप देख रहे हो ना, आज ये है कि पत्नी पति को कहा जाता है कि मत बताना कि तुम कुछ को वोट दो, पति पत्नी को नहीं बताता भाई, मतलब यहाँ कोई रिश्ता रह ही नहीं गया। चुनाव सारे रिश्ते सिर्फ आप मतदाता रह गए, बस न भाई रह गए, न बहन रह गए, न पिता, जो भारतीय समाज की ताकत थी। तो ये जरूर टूटा है, सामुदायिकता टूटी है इस देश की, जबकि पंचायत ने ही सामुदायिकता को बनाने और बचाने का काम किया शताब्दी से। जो अभी हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, उस हरियाणा की उन पंचायतों ने समाज को बचाने का काम। आज ठीक है, कुछ खाप पंचायतों के कुछ गलत उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन मुद्दा देखिए, जो इकबाल कहता है कुछ खास बात थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही खास बात थी कि जो सहजीवन और सहअस्तित्व का दर्शन था इस देश की संस्कृति का, उसको अगर किसी ने बचाया है, परिवार और पड़ोस। परिवार जो है वो सहअस्तित्व है, पड़ोस सहजीवन है। तो परिवार और पड़ोस को 5000 सालों तक किसी ने बचाया है, तो इसी प्रणाली ने बचाया, इसी जीवन दृष्टि ने बचाया। तो टूटा है सामाजिक, इसके लिए ये करना होगा, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। और अगर सामुदायिकता नहीं रही तो ग्राम सभा क्या बैठी? ग्राम सभा तो सामुदायिकता का पंचायत है ना। ग्राम पंचायत तो हो जाएगी, वो 12 लोगों की कानून पर हो सकती है, लेकिन ग्राम सभा तो समाज का हिस्सा है ना। और इसीलिए ग्राम सभा सर्वोच्च है और सबसे अलग है ग्राम सभा। लेकिन वो ग्राम सभा बचेगी कैसे, बैठेगी कैसे? सामुदायिकता नष्ट हो जाएगी। और इस सामुदायिकता को कभी कोई सरकार नहीं बना सकती, समाज बचाएगा, संस्कृति बचाएगा। और इसीलिए जो आप करें, ये चिंता आपकी सबसे बड़ी है। और इसके लिए चुनाव पद्धति को भी बदलना पड़ेगा। कैसी चुनाव पद्धति हो, ये चर्चा जेपी ने, गांधी ने, विनोबा ने, इन सबने कई वैकल्पिक चुनाव पद्धतियों को सुझाया है।
हम कहते हैं उनके समय की थी, उन्होंने सोचा होगा। आज की चुनौतियां और 70 साल, हम 72 साल के लोकतंत्र में जहां चल करके आ गए हैं संसदीय लोकतंत्र में, और संसदीय लोकतंत्र की तो ये सहज बुराइयां हैं, जिसे मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरह जानते हैं। जो ये पैसे की ताकत, ये बल, ये सिर्फ हिंदुस्तान में, ब्रिटेन में तो गांधी के हिंद स्वराज्य में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो व्याख्या की गई और संसदीय लोकतंत्र को जो व्याख्या की गई, आप सब लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। इसीलिए गांधी का जो मैं कह रहा था वैकल्पिक संविधान था, उसमें राजनीति का तो राजनीतिक दलों का तो कोई नहीं था, और सिस्टम जो गांधी ने बनाया, कभी मौका मिले तो गांधी के उस वैकल्पिक संविधान को जरूर देखिएगा। और वहां पर पूरी तरह से इस तरह का कि कैसे नीचे से ऊपर तक सत्ता जाएगी, कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बहुत तार्किक तरीके से उसको रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक नए प्रयास की जरूरत है, ये सामान्य प्रयास की इसमें जरूरत। ये बहुत ही मौलिक सवाल था आपका। एक चीज तो ये जो आपने कहा, जो बदलने की, गांव में ठीक है आरटीआई बड़ा है तो थोड़ी आरटीआई, लेकिन आरटीआई गांव पंचायत में आरटीआई क्या, आरटीआई पारदर्शिता के लिए थी ना। अगर ग्राम सभा और वार्ड सभा ठीक से होने लगे तो कोई अपारदर्शिता रह जाएगी क्या? सारी योजना तो फिर ग्राम सभा में बनेगी। हर व्यक्ति ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है, हर मतदाता, तो उसे सब पता है। और हर पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी मतदाता किसी समय भी जा करके पंचायत के रिकॉर्ड को देख सकता है, ग्राम सभा का। ये उसको कानूनन अधिकार है। वार्ड मेंबर को तो है ही है निरीक्षण का, कोई भी जा करके ग्राम सेक्रेटरी को से पूछ सकता। आरटीआई बहुत पहले से लेकिन अब दिक्कत यह है कि लोगों को पता नहीं है। पता भी है तो जो जिनके हाथ में है वो इतने ताकतवर हैं कि वो उसको भगा देंगे, डांट देंगे, चला जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह के मूवमेंट की जरूरत है, जो बार बार कह रहे हैं। सिर्फ कागज पर पंचायती राज आ जाने से पंचायती राज नहीं हो जाएगा, उसके लिए नीचे से जो प्रयास थे, लोगों की जिस सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, वो बहुत जरूरी, तभी जाकर ये सवाल हल हो सके। बहुत सारे लेयर बनेंगे तो नागरिक अधिकार छिन जाएगा, ये तो ठीक उल्टी बात हो रही है भाई। आप अगर दिल्ली और लखनऊ में कौन सा नागरिक अधिकार नहीं पाते, उस सत्ता में आपका सारे अधिकार तो उन्होंने सुरक्षित कर रखे हैं ना, जैसा चाहते हैं उसे घुमाते हैं। निर्णय का अधिकार तो उनके पास सुरक्षित है। ये जितने लेयर बनेंगे, निर्णय का अधिकार विकेंद्रीकरण उतना नीचे तक आएगा। और गांधी के उस संविधान में तो ये था कि पहले गांव पंचायत ये तय करेगी कि कितना, सारा पहले सर्वाधिकार सुरक्षित उनके पास होगा, उसमें था। गांव तय करेगा कि कितना काम वो कर सकता है, ग्राम पंचायत जितना कर सकेगा गांव, ग्राम सभा उतना वो खुद ले लेगी, फिर जो बचेगा उसको ब्लॉक पंचायत देगी। ब्लॉक पंचायत उसमें से तय करेगा कितना कर पाएगा, जो बचेगा वो जिला पंचायत को देगी। जिला पंचायत जितना कर पाएगा वो करेगा, जो बचेगा वो प्रांतीय पंचायत, प्रांतीय पंचायत से जो बचेगा वो अखिल भारतीय पंचायत सरकार को जाएगा। अभी तो ऐसा है कि जो जूठन है वो आ रही है नीचे, ठीक है। पहले तो ये था कि नीचे से ऊपर सत्ता जाए। तो ये जो नागरिक अधिकार यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो, लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि इस तरह कह देने से नहीं, बहुत ही विचारणीय विषय है ना। उसके लिए पूरे के पूरे तार्किक तरीके से सारे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो रिसर्चर हैं, जो विद्वान हैं, जो समाज के बारे में ठीक से सोचते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सबको जुटकर इसके लिए प्रयास करना होगा। पंचायती राज सिर्फ सरकार के बलबूते नहीं चलेगा, चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, उनकी एजेंसी बन करके और उनके ठेकेदारी प्रथा में चलेगी, चल रही है, ठीक है, चल रही है। विलेज डेवलपमेंट प्लान हम अपने गांव का कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया क्या होगी? दो तरह से। एक तो अब तो विलेज डेवलपमेंट प्लान ही नहीं, वार्ड डेवलपमेंट प्लान आप बना सकते हैं। बिहार में तो हो गया है, जब वार्ड सभा बन गई, बिहार ही नहीं, अब केरल जो सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है इस समय पंचायती राज का, पश्चिम बंगाल भी उसमें काफी है। वहां पर जिसको वार्ड सभा कहते हो, पश्चिम बंगाल में उसको ग्राम संसद कहते हैं। वहां पर भी ग्राम सभा जो है केरल में छोटे छोटे जगहों पे बैठी हुई है, मतलब एक बस्ती जिसको आप बोलते हैं, उसमें ग्राम सभा, जहां जाकर के प्लानिंग होती है। तो अभी जो बिहार ने भी उस दिशा में कदम उठाया है ग्राम सभा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि
वहां पर जो आपके लिए कदम उठाया गया है सरकारी सोच से किसी ब्यूरोक्रेट ने या पॉलिटिशियन ने उठाया, वो अपना इंटरेस्ट उसमें देख रहा है आज की तारीख में, लेकिन उसमें से समाज का इंटरेस्ट क्या निकलेगा, गांव का इंटरेस्ट कौन देखेगा, वो कोई देखने वाला नहीं है ना। इसलिए गांव का इंटरेस्ट जब उसमें से देखा जाए, वहां गुंजाइश है गांव के इंटरेस्ट, लेकिन जब कोई देखने वाला होगा तब ना, उस दिशा में काम करने वाला होगा तब है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी चीजें 14वें और 15वें, दो चीजें आपने बताया था, जिला योजना समिति। जब ये कहा गया कि आर्थिक विकास, तो 74वें संविधान संशोधन में 73वें में जिला योजना समिति का उल्लेख नहीं है, 74वें में जाकर के जिला योजना समिति का उल्लेख हुआ है। और ये हुआ है कि पहले गांव पर प्लान बनेगा, गांव के प्लान को कंपाइल करके फिर ब्लॉक का प्लान बनेगा, ब्लॉक पंचायत का प्लान बनेगा, ब्लॉक पंचायत के बाद जिला पंचायत का प्लान बनेगा, और दूसरी तरफ नगर के वार्ड का प्लान बनेगा। आप जानते हैं नगर पालिका एक्ट में क्या है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। नगर पालिका एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जब वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है, और उसमें बाकायदा निर्देश दिया है कि राज्य का विधानमंडल ये तय करे कि वार्ड समितियों का क्या स्ट्रक्चर होगा, वार्ड समितियों को क्या पावर होगा, और वार्ड समितियां किस तरह से काम करेंगी। इस मामले में झारखंड राज्य सबसे अग्रणी है। झारखंड राज्य ने क्या बनाया है, हर बूथ लेवल पर, शहरी क्षेत्र में बता रहा हूं, समझना होगा, हर बूथ लेवल पर उसने क्षेत्रीय कमेटी बनाई, क्षेत्रीय कमेटी बूथ लेवल पर। उसके बाद उसके अध्यक्षों को मिला करके उसने वार्ड लेवल की कमेटी बनाई, और पहले जो भी प्लानिंग होगी शहरी क्षेत्र में क्षेत्रीय कमेटियां करेंगी बूथ लेवल पर बैठकर, सारे मतदाता उसमें शामिल हैं, और वही प्लान जाएगा उस ऊपर के लेवल पर वार्ड के, और वार्ड जो प्लान बनाएगा वो जाकर के नगर पालिका के प्लान का हिस्सा बनेगा। तो ये कहा गया। ठीक इसी तरह अभी मैं जब इस पे, तो उधर से प्लान बन करके आएगा, नगर पालिका का प्लान हो जाएगा, नगर पालिका लेवल का प्लान, और इधर का जो प्लान होगा जिला पंचायत का प्लान होगा। जिला पंचायत के प्लान को और नगर पालिका के प्लान को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट, और कहा गया है संविधान ने कि आगे आने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का कोई भी काम जिला प्लान के बाहर का नहीं होना चाहिए। और आज सारी सरकारें, राज्य सरकारें घोषणा करती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं जिला प्लान के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन जिला प्लान में जनता की कोई भाग नहीं। सच्चाई ये है कि बस कागज पर है और किसी को पता ही नहीं है ठीक से उस सिस्टम। दूसरी तरफ इसकी असफलता को देखते ही भारत सरकार ने यह तय किया कि हम सीधे ग्राम पंचायतों को फंड दें, अर्थात फाइनेंस कमीशन ने यह तय किया 14वां वित्त आयोग। 14वां वित्त आयोग जो है वो 14 से पहले था, ध्यान रखिएगा, 2014, अर्थात वो जो रिकमेंडेशन आई थी, इस गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आप नहीं कह सकते, इनकी वो पहले से बन गया था। 14 में तो उसका रिजल्ट वो आ गया था, रिपोर्ट आ गई, 15 से लागू हो गई थी 14वां वित्त आयोग की। तो 14वें वित्त आयोग में बाकायदा जो गांव को दिया गया, उसमें जो अभी मैंने बताया कि ग्राम स्तर पर, वार्ड के स्तर पर समस्याओं का चिन्हीकरण होना और अनटाइड फंड। लेकिन एक चीज दे दिया राज्य सरकार को उसमें भी कि राज्य सरकार वित्तीय मॉनिटरिंग करेगी, फाइनेंस की मॉनिटरिंग करेगी और उसका एक सिस्टम डेवलप करेगी। ठीक है, वो स्वाभाविक था कि गांव में उसके नाम पर पूरी तरह से नियंत्रण रख लिया गया है, क्योंकि नीचे किसी को कुछ पता नहीं। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो ये प्लान की। दूसरा, जहां जहां वार्ड सभाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में वार्ड सभा है, राजस्थान में वार्ड सभा है, उड़ीसा में वार्ड सभा है, आपके अब बिहार में भी वार्ड सभा है। जहां जहां वार्ड सभाएं हैं उनका यही है कि पहले वार्ड के लेवल पर सोशल ऑडिट भी वार्ड करेगा, वार्ड के लेवल पर प्लान बनेगा, वार्ड के लेवल पर निगरानी होगी, सारा कुछ वो सारे पावर जो ग्राम सभा को है वार्ड सभा, और वार्ड सभा से जो प्लान बनेगा वही ग्राम सभा में जाकर के विचारणीय होगा, और वहीं पर फिर ग्राम सभा उस पर सामूहिक मुहर लगाएगी। तो ये कागज पर सब कुछ हो गया है अधिनियम में, लेकिन उस अधिनियम को, जैसे मैंने कहा, अधिनियम में हो जाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर नियमावली बनी क्या, और नियमावली बनी तो क्या उस तरह के आदेश निर्देश जारी किए गए क्या। तो प्लानिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन इस पर और गंभीर चर्चा का ये विषय है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, विद्वान लोगों के साथ बात करने की बहुत आवश्यकता है। अगर
ग्राम सभा 4 बार नहीं बैठती है सर साल में, तो क्या कर सकते हैं ग्रामीण लोग? वो है ग्राम सभा सामान्यतः मुखिया को बुलाने का अधिकार है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया बुला सकता है। और अगर इसके बावजूद अगर लोगों को ये जरूरत पड़ती है कि ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए किसी विषय पर, तो उसमें संख्या तय है, ठीक है, जितना कोरम होता है लगभग उतनी की संख्या तय है कि उतने लोग अगर हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव दे देते हैं कि ग्राम सभा बुलाई जाए, तो प्रधान जी को मुखिया जी को बुलाना होगा। अगर मुखिया नहीं बुलाता तो जिला के स्तर पर एक उसके लिए निहित प्राधिकारी है, विहित प्राधिकारी जो भी तय हुआ है उस प्राधिकारी को भेजेंगे, उसको बुलाना अनिवार्य। और हरियाणा में तो है कि अगर नहीं बुलाता 2 बार तो उस सरपंच का उसी दिन से कार्यकाल खत्म माना जाएगा। वहां तो ये भी प्रावधान लिखा हुआ है। तो व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोगों में जागरूकता चाहिए, लोगों में जो कहते हैं सामुदायिकता चाहिए। ये इंडिविजुअल एक मतदाता सोचेगा गांव का नागरिक ना, तो कुछ नहीं कर सकता। वो जो समुच्चय और सामाजिक प्रयास हो, और सामाजिकता ही तोड़ दी गई है इस समय, सामुदायिकता जिसका आपने पहला सवाल उठाया था। तो विसंगतियां बहुत हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन संभावनाएं भी इसी। प्रोफेसर मिश्र हमारे साथ हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो। मुझे अधिक जिज्ञासा इस बात की थी, सैद्धांतिक रूप से जो बातें किसी एक प्रांत के ग्राम पंचायत को दिक्कत कर रही हैं वो दूसरी जगह भी कर रही हैं, खासकर अगर उसके लिए सतर्क नहीं है व्यवस्था। लेकिन हम जानना ये चाह रहे थे कि सीमांचल के विकास में पंचायतें कैसे सहयोग करें। इस संदर्भ में मैं अपना छोटा सा एक अनुभव बताऊं। पिछले दिनों में जब गांव गया था, पूर्णिया जिले के अमौर थाने के विष्णुपुर गांव, तो वहां जो पिछले 5 वर्षों से मुखिया थे और पुनः मुखिया के प्रत्याशी हैं, वो वोट मांगने आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके विद्यालय से इन 5 वर्षों को तो छोड़िए, पिछले 25, 30, 50 वर्षों में किसने स्कॉलरशिप पाया कि कोई किसी बड़े विद्यालय में या महाविद्यालय में जाकर नाम कमा पाया, उसने कोई बड़ी बात की, इसकी आपको जानकारी है? तो नहीं, ऐसा तो कोई कुछ किया ही नहीं है, तो जानकारी कहां से होगी? तो क्यों नहीं किया है, इस पर आपने सोचा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकते थे। फिर मैंने कहा कि आपको अपनी उपलब्धियां क्या दिखाई पड़ती हैं? तो जो बैठे थे मेरे सामने कहा, ये इनसे काका से पूछ लीजिए, मैंने फलाना गड्ढा भरवा दिया, मैंने फलानी सड़क पूरी करवा दी, मैंने फलाने सड़क के किनारे पेड़ लगवा दिए। हमने कहा ये सब बड़ा अच्छा है, मैंने देखा भी सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, लगे ही हैं, अभी तक लगे भी रहेंगे आगे। लेकिन कोई ऐसा काम जिसके आधार पर आपको लगे कि आने वाले वर्षों में लोग आपको याद रखेंगे, वो नहीं बता सके। हमने कहा कि आपकी दिक्कत क्या है? तो जितनी बातें अभी प्राण साहब बतला रहे थे, वो इनमें से कोई भी बात नहीं जानते हैं। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी बस एक जिज्ञासा, और जो जानकार लोग हैं, जो शोध करने वाले लोग हैं, उनके सामने ये है, मुखिया चुन के आवे किसी भी प्रणाली से, पर होंगे तो उसी गांव के, उसी इलाके के। उन्हें अपने इलाके की भी अगर समझ नहीं बन पा रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? संविधान की समझ उनको नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद है। वो ये जानते हैं कि संविधान में उनका अधिकार कहाँ पर है, वो ये जानते हैं कि मुखिया होने के नाते उनका अधिकार कहाँ पर है, कौन सी बात उनकी मर्जी के बिना नहीं हो पाएगी गांव में, ये तो वो जानते हैं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि मैं अगर किसी चीज को ऊपर उठाना चाहूं तो कैसे उठाऊंगा। तो मेरा प्रश्न इसी बात पर अटका रह गया कि मैं अपने श्री के माध्यम से, हमारी जैसी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से क्या हम ऐसी कोई बात सोच सकते हैं कि गांव के जो चुने हुए लोग हैं वो अपने अधिकारों को समझते हैं, फिर भी वो नहीं जानते कि वो डिलीवरी कैसे दे सकते हैं, वो कैसे गांव के अनुरूप काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी जानने के लिए इच्छुक हैं। तमाम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के मुखिया हों, ग्राम सभा के हों या और कोई,
उन सबों को एक जो रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स जैसी कोई चीज, जहां प्राण साहब जैसे जानकार लोग, मनिंदर जी जैसे जानकार लोग, बाकी उनके पहले अगर कोई बोल गए हैं तो उन्हें मैं नहीं सुन पाया था, ऐसे लोगों को बुला कर उनसे बात कराई जाए। आज की हमारी बातचीत का अभीष्ट भी यही था कि ये बात उन तक शायद सीधे सीधे अभी नहीं पहुंची होगी, पर हम सब लोग जो सुन रहे हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंच सके। और जैसा बीच में शायद मनिंदर जी ने या किसी ने कहा, मनिंदर जी ने, कि हम संविधान पर भी ऐसी चर्चा करवा सकते हैं, अवश्य करवाएं, लेकिन मेरा बार बार अनुरोध रहेगा कि हमारा फोकस बना रहना चाहिए कि ये हिमालय की तलहटी में बसे जो क्षेत्र हैं उनकी समस्या कुछ विशिष्ट है, हिमालय के कारण भी हैं और हिमालय के कारण बचाने वाली भी है। ऐसे में उनके लिए क्या खास किया जा सकता है, इस पर हम बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग के पहले पंकज जी से मेरी बात हो रही थी और पंकज जी से मैंने कहा कि आप इसका चार्ज लें कि श्री का जो ये पंचायत प्रोग्राम है उसको आप डेवलप करें। पंकज जी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और हिंदुस्तान के जो बड़े एक्टिविस्ट हैं, प्राण साहब हैं या राजेंद्र सिंह हैं या राजा राव हैं, इन सबके साथ इनका काफ़ी गहरा संबंध है। तो पंकज जी इसमें सहायता कर सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी को भी देख रहा हूँ जिन्होंने पीएचडी किया है पंचायत महिलाओं के रोल के ऊपर पंचायत में, और अभी वो हार्वर्ड के लिए एक एप्लीकेशन भी डाल रही हैं और मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि वो सीमांचल का स्टडी करें। तो ऐसे लोगों को जोड़कर यदि अनंत भारती और आदित्य जैसे लोग भी सहयोग करें तो एक अच्छा खासा प्रोग्राम यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। जी, राजेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स दे करके काइंडली प्रोग्राम का एंड करें। बहुत ही एनलाइटनिंग प्रोग्राम था। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने रिमोट एरिया पे हम लोगों को इतने बड़े बड़े विद्वानों को सुनने का मौका मिलता है, और इसके लिए हम जो है कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे श्री के सम्मानित मेंबर सुरेंद्र ठाकुर सर के बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हम लोगों को दिया और इस तरह से चीज़ों को, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हम लोगों को समझाया। उनके साथ योगेश आंडले जी भी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शहर के दो सम्मानित युवा नेता अनंत भारती जी और आदित्य केजरीवाल जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने लोकल इश्यूज को उठाया। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री रत्नेश्वर मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है सो लास्ट में चीज़ों को समराइज किया। रमन जी ने सारे एफर्ट को कोऑर्डिनेट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऑडियंस थी, उन्होंने इस डिस्कशन को एनलाइटनिंग बनाने के लिए जो है सो अपने इनपुट्स दिए। जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो भरा हुआ है बहुत तरह के इनपुट से। सारे ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।